Yes. So I hope the screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. इसके पहले डाउटलेस था, तुम लोग क्यों आए क्यों नहीं? इसके पहले डाउटलेस था, कोई आए क्यों नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। So today we'll be starting isomerism. तो आइसोमरिज्म मतलब क्या है? It is the property when there is a possibility of existence of two or more compounds having the same molecular formula but different properties. तो इसका मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है एंड वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के साथ मैच करता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास दो या तीन मॉलिक्यूल्स है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट वो दो या तीन मॉलिक्यूल्स केमिकली बहुत अलग है फ्रॉम वन अनदर। तो सच सिचुएशंस वेयर देयर मे बी compounds having the same physical property but different chemical property, such compounds are called isomer. Such compounds are called isomers. एंड ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का नाम इज आइसोमरिज्म। तो देयर आर पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी टू और मोर कंपाउंड्स, दो से ज्यादा कंपाउंड हम लोग के पास रह सकता है जिन लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो वैसा प्रॉपर्टीज को, वैसा कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे आइसोमर, और ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है आइसोमरिज्म। तो हम लोग ये चैप्टर में बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दो मेजर काइंड ऑफ आइसोमरिज्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, सेकंड इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। मैं समझाऊंगा सबका मतलब क्या है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को मैं फोर फार्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूं। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म। और स्टीरियो आइसोमरिज्म को मैं दो ब्रॉड ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकता हूं। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वन इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म जो हम लोग ये चैप्टर में, मतलब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग को जाना है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है। तो चाहो तो लिख सकते हो,
इट इज अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है जिसके लिए मेरे पास कंपाउंड्स है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट देयर फिजिकल स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। वो सब कंपाउंड्स को बोलता है स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड ये प्रॉपर्टी को बोलता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो मैं लिख सकता हूं प्रॉपर्टी ड्यू टू विच compounds have same chemical formula but different structures। तो ये प्रॉपर्टी को बोलता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और जो जो कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फॉलो करता है उन लोग को बोलता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सेम केमिकल फॉर्मूला, इसके ऊपर बेस करके मेरे पास और भी 4 आइसोमरिज्म है जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के सब डिविजन है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे चेन आइसोमरिज्म। तो पढ़ने के पहले मैं 2 कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, एंड हम लोग देखेंगे कि ये कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर कैसे अलग है, एंड स्ट्रक्चर किस बेसिस में अलग है, स्ट्रक्चर चेन के बेसिस में अलग है। मतलब कार्बन चेन डिफरेंट डिफरेंट है ये कंपाउंड्स में बट मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो जैसे हम लोग को पता है पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, ये बहुत क्लासिक पेंटेन है। CH3 CH CH2 CH3 CH3 and CH3 C CH3 CH3 CH3। अब तुम अगर हर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोटिस करोगे तो दिस इज C5H12, यहां पर भी गिनो, दिस इज C5H12, यहां पर भी गिनो, दिस इज C5H12। तो तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फर्क किसमें है, चेन में। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, यहां पर 5 कार्बन है। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, यहां पर 4 कार्बन है। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, यहां पर 3 कार्बन है। एंड बिकॉज कार्बन नंबर भी अलग हो रहा है एंड मेरा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चेन भी अलग हो रहा है, तो जाहिर सा बात है कि तीनों कंपाउंड का नाम भी अलग होगा। तो हम लोग नाम लिख लेते हैं। पहले वाला कंपाउंड क्या है, CH3 CH2 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 CH3। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है सिर्फ पेंटेन। डोंट राइट सिर्फ पेंटेन, मतलब इट्स ओनली पेंटेन। CH3 CH CH2 CH3, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, आप लोग चेक कर सकते हो। एंड CH3 C CH3 CH3 CH3, इसका नाम होगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा सेम है, C5H12। बट तीनों में मेरा स्ट्रक्चर अलग है, एंड वो स्ट्रक्चर कौन सा बेसिस में अलग है, स्ट्रक्चर अलग है ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। समझ में आया? अगर आया तो चैट बॉक्स में यस लिख दो, अगर नहीं आया तो नो लिख दो जल्दी। सर कैन यू प्लीज शो द प्रीवियस पेज? ऑफ कोर्स आई कैन शो द प्रीवियस पेज। चलो दिस इज द प्रीवियस पेज। ऋतिका तुम प्रीवियस पेज का कहां पर हो बोलो, मैं वो पोर्शन हाईलाइट कर दे रहा हूं। ऋतिका सर लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट। नाउ इज इट विजिबल राइट, यही तो है। यस सर डन। अच्छा, और बाकी आराधना, अंशिका, प्रीतम, सत्यप्रज्ञा, वर्षा, शिल्पा, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है?
ओके, ठीक है। संकेत सागर यस सर, आशीष कुमार यस सर, कूल कूल, वेरी गुड। तो शैल वी जंप टू द नेक्स्ट आइसोमरिज्म? सर थोड़ा नेक्स्ट पेज दिखाइए ना। ಮತ್ತೆ ಕೊಯ್ಲು ಕೊಂಡು ओके सर। ಹಲೋ हेलो, अगर सबका हो गया तो बोलना चैट में, आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पोर्शन। Yes, sir. Please start the next part. तो मेरा नेक्स्ट जो आइसोमरिज्म आता है उसका नाम है पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, यहां पर भी मैं लिख सकता हूं कि दीज आर कंपाउंड्स जिन लोग के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिन लोग सेम फंक्शनल ग्रुप भी है उन लोग के पास, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, बट कौन सा कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा है दैट इज डिफरेंट, बट द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड इज डिफरेंट। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, तो पहले मैं अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो इसे 3C3 C3H8O, इसका भी होगा C3H8O। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दोनों के लिए सेम है। अब फर्क किस में आ रहा है, फर्क आ रहा है कि द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड इज डिफरेंट। मतलब ये वाला कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर कार्बन में है, ये वाला कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर कार्बन में है। तो ऑब्वियसली इन लोग का नाम भी अलग होगा। इसका नाम मैं लिख सकता हूं प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम मैं लिख सकता हूं प्रोपेन 2 ऑल। इसलिए मैं लास्ट क्लास बोला था हम लोग ये राइटिंग स्टाइल फॉलो करेंगे बिकॉज ये सब आइसोमरिज्म समझना हम लोग के लिए इजी हो जाता है। तो दिस इज पोजीशन आइसोमरिज्म इन विच मेरे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप वो कंपाउंड में कार्बन में कहां रहता है इसका पोजीशन वेरी करता है। तो ये सारे कंपाउंड्स को बोला जाता है पोजीशन आइसोमर, और ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है पोजीशन आइसोमरिज्म। एंड हाँ, तो इन लोग को बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म, और ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है पोजीशन आइसोमरिज्म। एंड मेरे पास एज एन एग्जांपल मैं ये चीज ले लिया कि पहला वाला कंपाउंड में पहला कार्बन में मेरा फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड वाला कार्बन में कंपाउंड में सेकंड कार्बन में मेरा फंक्शनल ग्रुप है। तो ऑफ कोर्स जिस कार्बन में मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा है उसका पोजीशन यहां पर अलग है, देयरफॉर आई कैन कॉल दिस टू बी पोजीशनल आइसोमरिज्म। आई होप क्लियर है सबका। क्लियर है तो बोल दो, मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा।
Yes, sir. Clear. सबका? Yes, sir. सर। लिख लिया ना? नेक्स्ट आता है मेरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि दे आर कंपाउंड्स जिन लोग के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट उन लोग के पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। तो बेसिकली फंक्शनल आइसोमरिज्म में जो जो कंपाउंड्स पार्ट लेता है उसमें एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से फंक्शनल ग्रुप में वैरी होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले रहा हूं C3H6O। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CHO एंड इसको हम लोग ये ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CO CH3। तो दोनों के केस में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, एक ऑक्सीजन है। बट यहाँ पर हम लोग का फंक्शनल ग्रुप्स पूरा अलग है। दिस इज एन एल्डिहाइड, इट इज अ कीटोन। तो ऐसा जो आइसोमरिज्म है जहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स रह जाता है, ऐसा आइसोमरिज्म को फंक्शनल आइसोमरिज्म बोला जाता है। अगर समझ में आ गया हो गया तो बोलो, नेक्स्ट कराऊंगा। समझ में आ गई सबको? Sir, can you repeat it once again? You want? Okay. तो functional group isomerism are those isomers which have the same molecular formula but different functional groups। तो जैसे कि मैं दो कंपाउंड ले लिया, देख पा रहे हो तुम लोग का स्क्रीन में है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है। तो ऐसा कंपाउंड जिन लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, उन लोग को बोला जाता है फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल इसका और एक एग्जाम्पल है, सपोज CH3 CH2OH एंड CH3OCH3। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, बट दो इसका फंक्शनल ग्रुप अलग है। दिस इज हम लोग जो जानता है, दिस इज अल्कोहल एंड ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको बोला जाता है ईथर। ईथर क्या है हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। बट
ये भी एग्जांपल है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, वही लोग को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। मेरा नेक्स्ट आता है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होता है? बेसिक स्टार्टिंग फॉर्म लाइन इज द सेम, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इट बेसिकली इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मतलब यहाँ पर जितना भी कंपाउंड्स मेटामरिज्म शो करेगा वो किस पॉइंट में डिफरेंट होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके मुद्दे पे ये लोग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कंपाउंड ले लूं CH3 CH2 CO CH2 CH3 और एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं CH3 CO CH2 CH2 CO3, अगर नोटिस करोगे इसका एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चेक कर लो खुद, यहां पर C5 H10O, यहां पर भी C5 H10O, सब में सेम है। बट यहां पर क्या है, अच्छा इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तो फर्क किस में होगा? सेम फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अगर अलग अलग एल्काइल ग्रुप बैठा है तो वो दो कंपाउंड को आई कैन से टू बी अ मेटामर। तो इसमें दोनों साइड में मेरा इथाइल ग्रुप है CH2 CH3, इसमें एक साइड में मिथाइल एक साइड में प्रोपाइल ग्रुप है। इसमें मैं लिख सकता हूं दोनों साइड में मेरा इथाइल ग्रुप है, इसमें एक साइड में मिथाइल एक साइड में प्रोपाइल है। तो दीज टू कंपाउंड्स, ये दो कंपाउंड बेसिकली एक दूसरे से अलग है। किसमें अलग है? कि फंक्शनल ग्रुप के दो हाथ में दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप दोनों कंपाउंड पे लगा हुआ है, तो इसलिए दोनों कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कि एक कंपाउंड एक दूसरे का मेटामर होता है, और ये प्रॉपर्टी को हम लोग मेटामरिज्म बोलते हैं। समझ में आया? सर नवाजिन हो गया रितिका? Some metamerism part. मेटामरिज्म पार्ट। शौर्य अंशिका, मैं तुम्हारा चैट ये तभी देखा। सर कैन यू रिपीट इट वन सेकंड? कौन सा बोलो, कौन सा डाउट है? मैं रिपीट कर रहा हूँ। सर जो आपको बोली थी मैं वही वाला था डाउट। अच्छा हो गया ना, क्लियर हो गया ना? हाँ सर। ठीक। If everyone have understood, kindly write yes in the chat box so that I can move to the next portion. Good. Now, so we have completed four basic kind of structural isomerism. जो चार मेजर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पार्ट्स था वो हम लोग खत्म कर लिए। अभी हम लोग के पास स्टीरियो आइसोमरिज्म है, एक सेक्शन है जो हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग को उतना ही जानना जरूरी है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर दो पार्ट आता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम लाइक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम लोग बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर एंड क्लास 12 में करेंगे। अब हम लोग तो फिलहाल हम लोग क्या करें, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है पढ़ लिए, कैसे बनता है पढ़ लिए, होमोलोगस सीरीज पढ़ लिए, एल्केन एल्काइन एल्कीन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया एंड आइसोमरिज्म हो गया। अब हम लोग को जानना है कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना मेहनत से तुम लोग सुन रहे हो, मैं चिल्ला रहा हूँ, फायदा क्या है? फायदा है कि बेसिकली हम लोग का बॉडी में हम लोग का आसपास जितना भी लिविंग एंटिटी है सब में जो रिएक्शन होता है दोज आर ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो वी बेसिकली हम लोग को जानना होगा कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का पीछे क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट काम करता है। तो नेक्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव अ कंसेप्ट, गिव अ हेडिंग व्हिच इज कॉल्ड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड गिव अ हेडिंग। ओके, तो बेसिकली किसी भी रिएक्शन का टॉपिक क्या होता है? आई हैव अ मॉलिक्यूल जहां पर कुछ और एक्स्ट्रा चीज में ऐड करता हूं जिसको मैं रिएजेंट बोलता हूं। ये रिएजेंट क्या करता है? मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराता है, रिएक्शन करा के बीच का कुछ एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। उसके बाद इंटरमीडिएट वापस तोड़ मरोड़ के हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट देता है और कभी कभी हम लोग को बाई प्रोडक्ट्स भी देते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का ये मेरा बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर है। मेरे पास एक मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल को मैं बेसिकली बोलता हूं सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम मेरे पास एक पीस ऑफ ब्रेड है, ये ब्रेड मेरा सबस्ट्रेट है, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं स्मॉल पीसेस ऑफ पोटैटो, स्मॉल पीसेस ऑफ ऑनियन, टमाटो एंड उसके ऊपर मैं और एक ब्रेड ऐड कर दिया। तो क्या हुआ? ये दो मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा रिएजेंट है। उसके बाद मैं उसको रिएक्शन करूंगा, मतलब मैं उसको हीट करूंगा। तो जब ये सैंडविच बन रहा है तो बीच में किसी भी टाइम में बीच का चीजों को मैं सोच सकता हूँ ये इंटरमीडिएट है। उसके बाद क्या होता है? जब ये इंटरमीडिएट से जब फाइनल हो जाता है तो मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिलता है? सैंडविच मिल जाता है एंड कभी कभी केस में मेरे को हीट मिल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये किसी भी फिजिकल के बाद केमिकल किसी भी रिएक्शन का ये मेरा बेसिक फंडा है। तो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि a chemical bond is a chemical reaction is basically breaking of cold bonds and making of new bonds। ये हम लोग के पास पुराना कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। तो इसको याद में रख के मेरे को पहले लिखना है कि सबस्ट्रेट क्या है। तो इट इज अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्शन का रिजल्ट होता है, रिएक्टेंट में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रिएक्टेंट विच प्रोवाइड्स कार्बन टू द न्यू बॉन्ड and the other reactant। मतलब मान लो मेरे पास दो तीन रिएक्टेंट है, जिस रिएक्टेंट से मेरे को बेसिकली कार्बन बॉन्ड मिलता है, नया कार्बन बॉन्ड मिलता है जो कि हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड माय सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल तुम लोग अगर बिरयानी बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग मैगी, तो व्हाट इज द सबस्ट्रेट? द सबस्ट्रेट इज द रॉ मैगी। वो रॉ मैगी में क्या होता है? वो रॉ मैगी में तुम अगर मसला डालोगे तो मसला मैगी होगा, अगर बिना मसला डालोगे तो बॉइल्ड मैगी होगा। बट प्रोडक्ट में जो मैगी आ रहा है वो तुमको कहां से मिल रहा है? रॉ मैगी से।
तो दैट रॉ मैगी इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब उसके ऊपर तुम बाकी जो भी डाल रहे हो दैट इज कॉल्ड अ रिएजेंट। मान लो तुम उसके ऊपर पानी डाले तो वाटर इज अ रिएजेंट, तुम उसके ऊपर मैगी मसाला डाले दैट इज अ रिएजेंट, तुम उसके ऊपर सॉस डाले दैट इज अ रिएजेंट। तो ओरिजिनल रिएक्टेंट के ऊपर तुम जो जो भी डालोगे उसको हम लोग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज अभी से जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग फ्यूचर में बहुत टाइम्स ये टर्म यूज करेंगे कि ये मेरा सबस्ट्रेट है एंड ये मेरा रिएजेंट है। एक चीज याद रखना, बोथ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट रिएक्शन का ही पार्ट होता है, दोनों रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो बेसिकली मेरा प्रोडक्ट में जो नया कार्बन बॉन्ड हो रहा है उसको कंट्रीब्यूट करता है, एंड रिएक्टेंट के साथ मेरा सबस्ट्रेट नया बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये हर एक जो बॉन्ड ब्रेकिंग, जो बॉन्ड मेकिंग होता है एंड जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, ये सारे सिंगल स्टेप में नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग जो भी रिएक्शन करोगे सब में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। जैसे कि किसी भी सिंगल स्टेप नहीं है चावल से बिरयानी बनाने के लिए, बहुत सारे बीच में स्टेप्स आता है। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम जो भी रिएक्शंस पकड़ लो, किसी भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होता है। सारे रिएक्शन में बहुत सारे केमिकल बहुत सारे बीच का प्रोसेस होता है जो जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिसको हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, जिसमें देखेंगे कितना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, कितना एनर्जी लग रहा है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, कितना जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, ये सारे जो चीज जो हम लोग हर एक इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए करेंगे उसको बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। बिकॉज हम लोग का हेडिंग क्या है, हम लोग का हेडिंग था फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स। तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स मतलब क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म है, पहला बात याद रखना पड़ेगा कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता है, तो वो बहुत सारे स्टेप्स एक के बाद एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। तो हर एक स्टेप का अगर मैं इंडिविजुअली हर एक स्टेप को स्टडी करूं, एंड मैं उसमें क्या स्टडी करूंगा कि कहां कहां बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, कितना एनर्जी लग रहा है बॉन्ड ब्रेक करने में, कैसे नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्या नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एंड कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है नया बॉन्ड फॉर्म होने में। ये सारे चीज जब मैं हर एक स्टेप के लिए इंडिविजुअली स्टडी करूंगा तो वो सारे स्टेप्स को वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहला मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म इज फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए, फिशन मतलब ब्रेकिंग अप, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों? बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। आयनिक बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता नहीं है, ऑर्गेनिक बॉन्ड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। अब फिशन बेसिकली दो टाइप का होता है, वन इज हेटेरोलिटिक फिशन एंड वन इज होमोलाइटिक फिशन। अब हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है? अब ब्रेक क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है मेरा बॉन्ड। बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड में मेरा दो इलेक्ट्रॉन आता है, जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में शेयरिंग होता है, एंड फिर मेरा कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो मैं अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड को पकड़ूं, इफ आई टेक अ कोवेलेंट बॉन्ड एज अ होल, और अगर मैं बीच से इक्वली डिवाइड करूंगा, मान लो ये x है ये y है, तो इसके पार्ट x का जो हिस्सा है एंड y का जो हिस्सा है वो सेम हो गया। अगर मैं ये जो ग्रीन है इसको बॉन्ड समझो, एक बहुत बड़ा टेनिस बॉल को बॉन्ड समझो, मैं टेनिस बॉल को बीच में से डिवाइड कर लिया, तो x के पास जितना हिस्सा रहेगा y के पास भी सेम हिस्सा रहेगा। मतलब मैं जो टेनिस बॉल है, जो बॉन्ड है, उसको मैं इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड कर रहा हूं। जिस प्रोसेस से मैं एक बॉन्ड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूं, वो प्रोसेस को बोला जाता है होमोलाइटिक क्लीवेज। और मान लो मेरे पास एक ऐसा बॉन्ड है एंड इसको मैं बेसिकली ऐसे डिवीजन हो रहा है, तो ऑब्वियसली x के पार्ट जो पोर्शन है एंड y के पार्ट जो पोर्शन है वो सेम नहीं है। y के पार्ट ज्यादा पोर्शन है बॉन्ड का, x के पार्ट कम पोर्शन है बॉन्ड का। क्यों ऐसा होगा? ये अगर तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो तो याद होगा, तुम लोग तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े हो, ये बेसिकली होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्यों होता है? अगर डाउट है क्लास के बाद मेरे को डीएम करना, मैं समझा दूंगा। तो बेसिकली ऐसा भी केस होता है जहां पर एक बॉन्ड पेयर को इक्वल डिवीजन नहीं हो सकता। तो जिस प्रोसेस से मैं एक बॉन्ड पेयर को इक्वली डिवाइड नहीं करता
एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बॉन्ड का शेयर कम मिल जाता है और एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बॉन्ड का शेयर ज्यादा मिल जाता है, उसको बोलता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्लियर है यहां तक? एक बार चैट में लिख दो यस सर, नो सर, रिपीट सर, जो भी लिखना है लिखो। कृतिका, कौन सा क्वेश्चन तुमको फिर से एक्सप्लेन करना है, थोड़ा डिटेल में बताओगे? थोड़ा बोल दो कौन सर सा। यही वाला पार्ट फिर से थोड़ा समझा दीजिए। कौन सा, ये हेटेरोलाइटिक और होमोलाइटिक क्लीवेज? नहीं सर, उसके पहले वाला पेज में तो वो समझाए थे वही से। अच्छा, तो मैं क्या बोला कि मैं बोला कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन व किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसका बेसिक फ्रेमवर्क यही होता है। उसका फ्रेमवर्क में एक मॉलिक्यूल रहता है जिसको मैं सबस्ट्रेट बोलता हूं, उसके ऊपर मैं कुछ और ऐड करता हूं जिसको मैं रिएजेंट बोलता हूं। तो सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट ऐड करने के बाद एक रिएक्शन होता है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस होता है। वो चेंज जब हो रहा है तो बीच में जो भी फॉर्म होता है उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, फिर क्या होता है फाइनली, इंटरमीडिएट से मेरे को फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड बहुत केस में मेरे को बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। ये किसी भी रिएक्शन का बेसिक एक मैकेनिज्म है। तो सबस्ट्रेट मतलब क्या है, अगर मान लो तुम लोग सैंडविच बना रहे हो तो सैंडविच बनाने के लिए मेजर चीज क्या है, ब्रेड। बिना ब्रेड तुम कुछ भी लाओ तुम सैंडविच बना नहीं सकते। बट अगर तुम्हारे पास सिर्फ ब्रेड है तो तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं तो तुम सिर्फ चीनी मार के भी सैंडविच बना सकते हो। तो योर मेजर सबस्ट्रेट इज ब्रेड। ब्रेड के ऊपर मान लो यू ऐड सम ऑनियन, यू ऐड सम क्यूकुम्बर, यू ऐड सम अदर सलाद मटेरियल्स, फिर तुम उसको हीट कर रहे हो। तो वो जो सलाद ऑनियन है वो क्या है, वो रिएजेंट है। वो जब भी तुम ब्रेड के ऊपर डाले तो वो क्या हो गया, वो सैंडविच बनाने का मेन प्लेटफॉर्म रेडी हो गया। उसके बाद तुम उसको हीट कर रहे हो तो मैं यहां पर एज्यूम करूंगा कि मेरा ब्रेड एक केमिकल है, मेरा जो ऑनियन वगैरह ये लाइक दे आर वो लोग अलग सेट ऑफ केमिकल्स है। ब्रेड को मैं सबस्ट्रेट पकड़ूंगा, वो केमिकल्स को मैं रिएजेंट पकड़ूंगा और मैं जो हीट कर रहा हूं उसको मैं केमिकल रिएक्शन पकड़ूंगा। तो हीट जब कर रहा हूं तो सैंडविच में बहुत सारे चेंजेस होता है। सैंडविच नरम होता है, बॉयल माने अंदर ग्रिलिंग होता है, सारे स्मेल हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो जितना भी प्रोसेस होता है वो तो हम लोग को नहीं दिखने को मिल रहा है बट वो हो रहा है। वो सारे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेप्स। बट फाइनली मेरे को क्या मिलता है, मेरे को फाइनली प्रोडक्ट मिलता है, मतलब मेरे को फाइनली सैंडविच मिलता है। तो ये सारे फिजिकल चीज व केमिकल चीज, किसी भी चीज अगर तुम तोड़ मरोड़ के कुछ नया बना रहे हो, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग अप ऑफ न्यू बॉन्ड्स। मतलब कुछ पुराने बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ नया बॉन्ड तैयार होता है। तुम लोग जब 12th के बाद जब नया कॉलेज जाओगे तो बहुत सारे पुराने रिश्ता को छोड़ना पड़ेगा, बहुत नया रिश्ता तुम लोग को बनाना पड़ेगा। सेम हम लोग का लाइफ में भी हम लोग हर टाइम में आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years वी अंडरगो केमिकल बॉन्डिंग। कुछ नया चीज करते हैं, कुछ पुराना चीज भूल जाते हैं। तो ये जो नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये नया बॉन्ड फॉर्म करने के लिए किसी को तो जरूरत है जो स्टार्टिंग में बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट।
सबस्ट्रेट वो चीज होता है जो जो प्रोडक्ट में जो नया कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है, वो बेसिकली सबस्ट्रेट में होता है। सबस्ट्रेट पहला काम क्या करता है, सबस्ट्रेट में नया बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। एंड वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन, नया बॉन्डिंग फॉर्मेशन किसके साथ होता है, जो रिएजेंट है उसके साथ होता है। बिकॉज लाइक सैंडविच में, मैं सेम एग्जांपल दे रहा हूं, सैंडविच तुम लोग जब बाइट देते हो, व्हेन यू बाइट अ सैंडविच, तुमको ब्रेड मिलता है, तुमको आलू मिलता है, तुमको ऑनियन, टमाटर सब मिलता है। तो तुम्हारा मेन इंग्रेडिएंट जो सैंडविच का जो ब्रेड है, वो दे कौन रहा है, तुम जो रॉ ब्रेड यूज कियो, राइट ना। तो अगर तुम्हारे पास जो नया सैंडविच का ब्रेड है, वो अगर तुम्हारा नया बॉन्डिंग है, वो नया बॉन्डिंग हुआ कहां, तुम्हारा ब्रेड में। तो बेसिकली प्रोडक्ट में जो नया बॉन्ड होता है, वो बेसिकली मेरा जिस कंपाउंड में होता है उसको मैं सबस्ट्रेट बोलता हूं। एंड ये जो एक ब्रेड, कुछ पोटैटो, कुछ ऑनियन, कुछ टमाटो से जो सैंडविच बनता है, ये तो ब्रेड के ऊपर टमाटो रखा और सैंडविच होता है, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारे स्टेप्स है। ये सारे स्टेप्स को मैं अगर इंडिविजुअली स्टडी करूं, इंडिविजुअली स्टडी करके मैं अगर उसको लाइक ये चीज में सोचूं, मैं थियोरेटिकली पढ़ूं कि कितना एनर्जी जरूरत होता है पुराना बॉन्ड ब्रेक करने में, कितने एनर्जी रिलीज होता है नया बॉन्ड फॉर्म होने में, कहां कहां नया बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसा टाइप ऑफ नया बॉन्ड फॉर्म होता है, ये सारे डिटेल्स हर एक इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए मैं जब पढ़ाई करता हूं, तो वो सबको बोलता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहां तक क्लियर है रितिका, टिल रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब मेरा क्या है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म मेरे पास बेसिकली स्टार्टिंग जो मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड फिशन। फिशन मतलब ब्रेक होना। तुम लोग जब 12th में जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे, एंड तुम लोग ये बहुत बार सुन के आया हो, देयर आर टू प्रोसेस, वन इज कॉल्ड फ्यूजन, वन इज कॉल्ड फिशन। फ्यूजन क्या है, दो चीज मिक्स होके एक नया चीज बनाता है। एंड फिशन क्या है, एक बड़ा चीज ब्रेक होके बहुत सारे अलग अलग चीजें बनते हैं। तो यहां पर मेरा फिशन होता है। किसका होता है, ऑफकोर्स ये फिशन मेरा कोवलेंट बॉन्ड का ही होगा। अब जब भी फिशन होता है, मेरे पास दो टाइप ऑफ डिविजन होता है। जब मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं एक कोवलेंट बॉन्ड को डिवाइड कर रहा हूं, आइदर टू इक्वल हाफ्स या टू नॉन इक्वल हाफ्स। फॉर एग्जांपल, तुम अगर तुम्हारे पास एक कैडबरी है, यू हैव टू योर आस्क टू शेयर इट विथ योर सिस्टर। तुम 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 आइदर उसको इक्वल हिस्सा दोगे, या तुम उसको छोटा पोर्शन देके तुम बड़ा पोर्शन खाओगे, नॉर्मल साइकोलॉजी। या उल्टा तो कभी नहीं होगा, तुम छोटा देके उसको बड़ा तो देगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो जब एक कोवलेंट बॉन्ड इक्वली डिवाइड हो रहा है, तब उसको बोलता है होमोलाइटिक क्लीवेज। और जब एक कोवलेंट बॉन्ड अनइक्वली डिवाइड होता है, तब उसको बोलता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. बाकी सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, तब ज्यादा टेंशन का बात है नहीं। बिकॉज जब तुम तुम्हारा बहन को इक्वल चॉकलेट डिवाइड करके दे रहे हो, तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा मम्मी दीदी ज्यादा चॉकलेट खा रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। दिक्कत कहां आता है, जब तुम बहन को कम देके खुद ज्यादा खा रहे हो, तो बहन जाके चुपसे से मम्मी को बोलता है, देखो मम्मी आपने दीदी को मना किया था चॉकलेट खाने के लिए, वो चॉकलेट खा गई। फिर तुम लोग को मिलता है गाली, फिर होता है दो बहन में मारपीट, फिर ये फिर से चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है, अनलेस रात हो जाता है, दोनों सो जाते हो, सुबह इट इज एवरीथिंग इज ओके। आइदर ये कहानी में भाई है या बहन है, या जो लोग सिंगल चाइल्ड हो, उन लोग के लिए कोई दोस्त यार बात होगा। ये चीज सब कोई फेस किया। तो बेसिकली मेरा दिक्कत होता है जब मैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करता हूं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज।
हाँ, तो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज इसमें क्या होता है? अच्छा, उसके पहले मेरे को बहुत फ्रैंकली बोलो, यहां पर कितना ऐसा आदमी है जिन लोग को केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ आइडिया है? जिसके पास नहीं है नो सर लिखो, हाँ है तो यस सर लिखो। कितना ऐसा आदमी है, कितना स्टूडेंट्स है मेरे क्लास में हु हैव एटलीस्ट सम नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? जल्दी। अगर आंसर देने के सोच माने अगर तुम लोग को सोचना पड़ रहा है कि यस लिखूं कि नो लिखूं, तो सीधा नो लिख लो, टू बी ऑन द सेफ साइड। गुड, लिख लो माइक, राइट, लिख लो। सब कोई नो लिखोगे? हे भगवान, अरे कोई तो यस लिखो। ठीक है, किसी का माइक से नॉइज हो रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो। जिसका माइक अनम्यूट हो चुका है प्लीज म्यूट कर दो, नॉइज आ रहा है। या तो बेसिकली मैं फिलहाल हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का ये कंसेप्ट समझा देता हूं। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज? यस सर, नो सर, जल्दी। कितना आदमी को पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ओके, तो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज? यस सर, नो सर, जल्दी लिखो। मैं आज हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं केमिकल बॉन्डिंग का ये इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ाऊंगा आज। तो एक बार लिख लो यस सर अगर किसी को पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, या नो सर अगर किसी को नहीं पता है। जल्दी, फास्ट। गुड, बस सिर्फ हाँ, ओके, फाइन। तो what happens in covalent bond? Sharing of electron takes place. So let us assume a covalent bonding between hydrogen and hydrogen chloride. तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, मेरे पास शेयरिंग होता है, ये जाता है, ये जाता है, तो मेरे को मिलता है हाइड्रोजन का बॉन्ड। एंड इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो मेरे को मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये है मेरा कोवेलेंट बॉन्डिंग। इतना तो सबको पता है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज? चैप्टर 3 हुआ है सबको। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज? यस और नो, जल्दी। गुड,
तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट जिसके लिए ये वाला डेफिनेशन शायद सुने नहीं हो, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट जिसके लिए उसके अंदर एक टेंडेंसी आता है कि वो जब कोवलेंट बॉन्डिंग का हिस्सा बनता है वो बॉन्ड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एलिमेंट के लिए एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके लिए कोवलेंट बॉन्डिंग में वो पर्टिकुलर एलिमेंट बॉन्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ये दो हाइड्रोजन के अंदर मैं एज्यूम करता हूं कि ये मेरा जो बॉन्ड हुआ है ये बॉन्ड का इफेक्ट है। दिस इज द बॉन्डिंग इफेक्ट और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये क्या है, ये मेरा हाइड्रोजन क्लोरीन है। मैं इसको एज्यूम करता हूं कि यहाँ पर भी ये जो सर्कल हिस्सा है यहाँ पर मेरा जो कोवलेंट बॉन्डिंग हुआ है उसका इफेक्ट व उसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर दोनों सेम है, H and H they are equal in terms of electronegativity। तो ये इस साइड खींचेगा, ये इस साइड खींचेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या होगा, क्लोरीन पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल रहा हूं, टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। तो ये अगर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो क्या मैं उसका डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? शायद कर सकता हूं, बिकॉज इसको अगर तुम राइट साइड में धक्का मारो तो ऐसा ही हो जाएगा। अब मैं इसको इक्वली डिवाइड करने का कोशिश करता हूं। बीच में से एक लाइन काट दिया, इसको भी बीच में से एक लाइन कर दिया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जेन का जो ओरिजिनल हिस्सा होने वाला था उससे कम है और क्लोरीन का जो ओरिजिनल हिस्सा होने वाला है उससे ज्यादा है। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कम शेयर मिलता है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ज्यादा शेयर मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यू कैन थिंक इट ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। मतलब हाइड्रोजन को कम नेगेटिव चार्ज मिलता है, क्लोरीन को ज्यादा नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो किसी भी एटम को अगर कम नेगेटिव चार्ज मिलता है, मैं एज्यूम कर सकता हूं उसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव आ गया। डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड किसी के ऊपर अगर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज। मतलब क्लोरीन के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। वो मेरा फिगर से क्लियर है, बिकॉज क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो इफेक्ट है वो क्लोरीन ज्यादा मिलेगा, क्लोरीन को, हाइड्रोजन को कम मिलेगा। तो हाइड्रोजन को मैं कंसिडर कर पा रहा हूँ कि मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है व इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जैसा प्रॉपर्टी कम है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि उसके पास थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। एंड क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि क्लोरीन के पास थोड़ा ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। अब अगर इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ब्रेक कर दूं, इसको अलग और इसको अलग कर सकता हूँ, तो ये हो जाता है H प्लस प्लस Cl माइनस। दिस इज ऑल्सो अ केस। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आयनिक बॉन्ड में आयंस फॉर्म होता है। ऐसा भी होता है कि कोवलेंट बॉन्ड में अगर जो दो मेंबर के बीच कोवलेंट बॉन्डिंग होता है उसमें अगर एक मेंबर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सब केस में भी अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करूं तो मेरे पास नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ आयंस हो सकता है। सच कोवलेंट बॉन्ड्स जहां पर बॉन्ड ब्रेक करने से मेरे को आयन फॉर्म मिलता है, सच कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ये चीज डीपली हम लोग, तुम लोग को चैप्टर नंबर 4 नहीं हुआ होगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें पढ़ेंगे। अभी ये क्यों जरूरी है, बिकॉज लास्ट में जो तुम H प्लस प्लस
Cl माइनस देखो ना, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। फॉर एग्जांपल क्या होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में, क्या होता है अगर मेरे पास CH3Cl है, याद रखना हेटेरोलाइटिक क्लीवेज तभी होगा जब मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई एक नॉन मेटल जरूर होगा, बिकॉज नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर क्लोरीन है, मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपने तरफ खींच लिया, तो मैं अगर इसको ब्रेक करूंगा ये होगा CH3 प्लस Cl माइनस। ये जो कैटायन पोर्शन मिला, यहाँ पर कार्बन है, द कैटायन कंटेन्स कार्बन, सो इट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। किसी भी केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन में जहां भी इलेक्ट्रोलाइटिक, जहां भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, वहां पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। आज का क्लास यहीं पर मैं खत्म कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास से ये चीज मैं स्टार्ट करूंगा। अभी भी 10 मिनट है, क्लियरली बोल दो, ये जो लास्ट में जो 10-12 मिनट बकबक किया, इसमें किसको कुछ नहीं समझ में आया, या थोड़ा थोड़ा समझ में आया, या पूरा समझ में आया? मैं सबको इंडिविजुअल पूछूंगा, माइक अनम्यूट करके जवाब देना। फर्स्ट इज आशीष कुमार। यस सर। इसमें कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया? सर ये लास्ट वाला टॉपिक थोड़ा कम समझ में आया, ये HCl वाला। मतलब अभी जो स्क्रीन में है? जी सर। अच्छा ठीक है। अंशिका? हाँ सर, समझ आया थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। उसके बाद आराधना? यस सर, समझ में आया, पर सर लास्ट वाला कार्बोकैटायन वाला थोड़ा सा डाउट हो गया। ठीक है। वर्षा? यस सर, आया, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आया है सर। ओके। छनक? सर थोड़ा ही थोड़ा समझ में आया है। थोड़ा ही थोड़ा। प्रीतम? सर समझ में आया, लेकिन लास्ट वाला लास्ट। अच्छा। प्रियंका? यस सर, समझ आ गया। गुड। प्रियांशु? यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा आइडिया था तो समझ में आया, लेकिन ये कार्बोकैटायन में डाउट मुझे थी। ठीक है। संकेत? सर समझ में आया। सत्या? सर समझ में आया सर, वो बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला में थोड़ा था। अच्छा। शिल्पा? Sir, from the first everything is cleared except the ones you have taught in that last carbocation one. मतलब फिलहाल the portion that is visible in the screen is not clear, right? Yes. Okay. So from the next class we will start from this itself. मैं इसका और एक बार recap कर दूंगा, and then next class हम लोग का target होगा to finish बेसिकली हम लोग पहला चैप्टर का 75% डन, जितना तुम लोग का सिलेबस में है। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट चैप्टर और 2 क्लास में ये खत्म करने के लिए। अच्छा, ये तो हुआ बुक 1, इसके बाद का चैप्टर तो फिर करेंगे तुम लोग। सॉरी, ये बुक 2 है। बुक 1 में कौन सा चैप्टर में तुम लोग खड़े हो? थोड़ा चैट में। पीरियोडिक टेबल खत्म हुआ था सर, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा। मतलब चैप्टर 3 तक हुआ है, चैप्टर 4 स्टार्ट होगा। यस सर। अच्छा ठीक है, फाइन, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि